नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम 8th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की। और इसमें कुल 6 चैप्टर हैं आपके। संसाधन, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव संसाधन। और उसके बाद है खनिज और शक्ति संसाधन, कृषि, उद्योग और मानव संसाधन। तो 8th क्लास की ज्योग्राफी में 6 चैप्टर हैं और इसके साथ ही बहुत अच्छा मटेरियल है। इसमें देखिए 75 पेज हैं और 75 पेज में भी कुछ एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए कोई लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं उसके बाद के 1-2 पेज एक्स्ट्रा होते हैं। ऐसे करके लगभग 60-65 पेज की पूरा ये जो है एनसीईआरटी की बुक है ज्योग्राफी की। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़े वाला काम नहीं है कि खूब इसमें लंबे वीडियो चलेंगे, ऐसा नहीं है। आपके आराम से 2-3 क्लास के अंदर ये पूरा करवा दूंगा मैं। इस वीडियो लेक्चर में मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम 2 चैप्टर तो आपको कराऊं, और 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद में मुझे लगा कि चलो तीसरा भी करा देते हैं साथ में। तो 3 चैप्टर भी इस वीडियो में हो सकते हैं। कम से कम 2 तो आपको कराऊंगा, तीसरे का 2 पूरे होने के बाद देखेंगे। और इसी वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ एक वीडियो के अंदर। और बाकी इसके अलावा जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था 7th क्लास वाला, जो एनसीईआरटी का था ज्योग्राफी का 9th चैप्टर, आपको यह बताना है कि हेमिस क्या था। हेमिस जो है ये वर्ड आया था, ये किस चीज से संबंधित था, वो आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संसाधन। यह फर्स्ट चैप्टर है 8th क्लास की ज्योग्राफी का। देखिए संसाधन क्या होते हैं। वैसे मेनली अगर देखा जाए तो जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वो सब चीजें क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। हमारे दैनिक जीवन के अंदर हमें जिन चीजों की भी आवश्यकताएं पड़ती है, हमारे किसी कार्य को पूरा करने के लिए, हमारी किसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अभी जैसे मान लीजिए आपको पेन की जरूरत है, कॉपी, किताबें, ये सब आपके लिए क्या है, एक संसाधन है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने का। तो उसके लिए आपकी आवश्यकताएं क्या क्या है कि ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अच्छी बुक्स होनी चाहिए, ये किताबें होनी चाहिए, पेन, कॉपी, पेंसिल, ये सब चीजें आपके पास में होनी चाहिए। ये सब चीजें कहलाती है संसाधन। तो हम यहां चैप्टर के संदर्भ में जो ये संसाधन वर्ड प्रयोग कर रहे हैं, ये मेनली जैसे मान लीजिए जो हमारी आवश्यकताओं से संबंधित है, जैसे ये कई तरह के संसाधन आएंगे, नेचुरल वाले आएंगे, कई और भी हैं इसमें। तो कौन कौन से संसाधन हो सकते हैं वो सब चीजें हमें देखेंगे। मेनली है कि संसाधन क्या होते हैं कि जो हमारी आवश्यकताएं को पूरी करना है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो हमारे लिए आवश्यक हैं। अब इसमें यह देखिए, मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। किसने कहा? मोना ने कहा। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है, यह अम्मा ने कहा। यह संसाधन है। तो संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा, अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वो संसाधन कहलाती है। सीधी सी भाषा है, सीधी सी आराम से डेफिनेशन है कि जिसका उपयोग भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। पेड़, पौधे, जल, ये सब चीजें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। प्यास लगने पर जल पीते हैं। अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पिताजी नाश्ता तैयार नहीं करते, नाश्ता तो माताजी तैयार करती है। नॉर्मली जो होता है घरों में पिताजी कम ही तैयार करते हैं। आवश्यकता हो, एक जरूरी हो, वो एक अलग चीज होती है। बाकी नॉर्मली चलो ठीक है, हम तो चैप्टर पढ़ रहे हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया वो भी क्या है, एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है, उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग किया गया है आपके द्वारा, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है कि उसका उपयोग जो किया जा रहा है, उसका जो प्रयोग किया जा रहा है, यानी हम इन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं,
ये जो उपयोगिता है उस वस्तु की, यही उसको क्या बनाती है, रिसोर्स बनाती है, संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तु में उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। तो कोई वस्तु संसाधन कैसे बनेगी? जब उसका कोई मूल्य होगा। और मूल्य कैसे होगा? उसके प्रयोग अथवा उपयोगिता के आधार पर। तो सभी संसाधन जो होते हैं वो मूल्यवान होते हैं। ये तो इस तरह से वाक्य बना रहे हैं जैसे जो लॉजिक के क्वेश्चन होते हैं, तर्क के। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जो आप अपनी आंखों से निहारते हैं, एक मनोरम भूदृश्य है, एक अच्छा दृश्य होता है नेचर का, तो वैसे उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं। लेकिन ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ में आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो संसाधन मूल्यवान कैसे हुए कि जो अगर हम उनका पेटेंट करवाने के बाद में अगर किसी मेडिकल फर्म के द्वारा बेचे जाते हैं तो वो जो है फिर मूल्यवान हो जाते हैं। तो पेटेंट क्या होता है? इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी कई बार किसी दवाई का निर्माण करती है या कोई भी एक नया आविष्कार आता है, किसी व्यक्ति ने उसका पेटेंट करवा लिया, तो उस व्यक्ति के बिना इजाजत जो है कोई दूसरी कंपनी या उस चीज का निर्माण नहीं कर सकती। तो ये होता है पेटेंट। तो ये हो गया इसमें। इसके बाद में देखिएगा, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। इन दोनों लोगों की जो है दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। तो ये लिख रहा है कि मानव भी अपने आप में क्या है? एक संसाधन ही है। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। तो प्रत्येक खोज या जैसे आविष्कार हैं तो उनसे भी आगे से आगे फिर आविष्कार होते हैं, नई नई खोज होती हैं। तो जैसे आग की खोज से कि खाना कैसे पकाया जाए और बाकी दूसरी चीजें, और पहिए के आविष्कार से जो नवीनतम विधियां हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की, परिवहन की। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। जल हजारों साल पहले भी बहता था, आज भी बहता है। कभी कोई समय ऐसा रहा होगा जब वो जल सिर्फ एक जल था, हमने उसका संसाधन जो है इस तरह से संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया। जैसे मान लीजिए पीने के या जो दूसरे कार्य हैं उनके अलावा जैसे जल का कोई प्रयोग नहीं। लेकिन हमने समय के साथ में जैसे जैसे नवीनतम टेक्नोलॉजी आती गई, हमने तेजी से बहते जल का उपयोग किया और जल को भी ऊर्जा के रूप में बना दिया, एनर्जी के रूप में। तो हमने इसको एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। तो ये हो गया। अभी आएंगे, ये सब आएंगे कि संसाधनों के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। शब्दावली आता है। सबसे पहला क्या है? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही जो है वो प्रौद्योगिकी है। तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में जो नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग है, तो उसी को हम कहते हैं प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी। तो अब आता है संसाधनों के प्रकार।
सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला आता है प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक, अब देखिए यहां से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऊपर क्या महत्वपूर्ण था कि संसाधन क्या होता है, और एक वर्ड आया था कि पेटेंट क्या होता है। अब यह है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन है। बिना किसी अधिक संशोधन के हम उनका उपयोग कर सकते हैं। वायु जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। तो सीधी सी बात है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं और बिना ज्यादा उसमें कोई हेरफेर किए हम उनका उपयोग भी कर सकते हैं, और कुछ परिस्थितियों के अंदर उसका और ज्यादा अच्छे से उपयोग करने के लिए हम उसमें औजार या किसी नई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो सकते हैं। उनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये नवीकरणीय संसाधन है, लगातार ये बनते रहते हैं, असीमित है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। जल भी एक जो है वो असीमित नवीकरणीय संसाधन के रूप में है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी पृथ्वी का कितने % जल होता है, तो इसलिए जल को एक असीमित संसाधन के रूप में माना गया है। लेकिन फिर भी जो जल की कमी और प्राकृतिक जल सोर्सों का सूखना, तो यह समस्या तो है विश्व में। और अनवीकरणीय संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित हो। तो एक तो ध्यान रखिएगा, नवीकरणीय संसाधन जो है वो एक तरह से असीमित माने जाते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन जो हैं वो होते हैं जिनका नवीकरण नहीं हो सकता। आपने एक बार उनका प्रयोग किया, अब वो समाप्त हैं। जिनको बढ़ने के अंदर हजारों वर्ष लगते हैं, एक बार समाप्त होने के बाद, तो वो संसाधन किस में आएंगे? अनवीकरण में। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ये इस तरह के जो संसाधन है ये अनवीकरण में है। आपने एक बार पेट्रोल का यूज कर लिया, 5 लीटर पेट्रोल आपने अपनी बाइक में जला दिया, वो गया। अब वो पेट्रोल दोबारा बनने के अंदर हजारों वर्ष लगते हैं। जो जिस तरह से पेट्रोल बनता है, वो जो एक पूरी प्रक्रिया है, तो वो सीमित होते हैं, इनका भंडार सीमित होता है। इनको दोबारा बनने में, पुनः पूरित होने में, नवीकृत होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये इसके उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान होता है। तो यह होता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित माने जाते हैं। ये सीमित क्या, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका वितरण या कहां कहां फैले होंगे, किस चीज पे डिपेंड करता है, किस जगह पे कौन से प्राकृतिक संसाधन होंगे। तो ये फिर बाकी कारक जैसे भूभाग कैसा है, जलवायु कैसी है, ऊंचाई कैसी है, भौतिक कारक जैसी जो चीजें हैं उन पर डिपेंड करता है। अब जैसे बाड़मेर जैसलमेर वाला हिस्सा है, अब उधर खूब निकल रहा है तेल, इतने जो है तेल के कुएं हैं वहां पे। तो वहां की कुछ दशाएं, कुछ स्थिति ऐसी रही होगी कि वहां उस स्थान से आज तेल निकल रहा है। अब वो जो तेल वहां से निकल रहा है, तो वो जो है वो किसके अंदर आ जाएगा? आपका
इसमें अनवीकरण में आ जाएगा, जैसे पेट्रोलियम है, ये प्राकृतिक गैस जैसी चीजें हैं। फिर आता है मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोहे अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। तब तक ऐसे ही पड़ा था वो लोहे अयस्क। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो कि मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। जो टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। तो मानव जिन संसाधनों का निर्माण करता है, तो मनुष्य के द्वारा जो निर्मित संसाधन हैं, जैसे पुल है, सड़कें हैं, मशीन है, वाहन है, ये मानव निर्मित संसाधनों में आते हैं। और अब आता है मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल यानी स्किल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कि जो मानव है वो भी एक क्या है, संसाधन है। कोई मजदूर के रूप में भी काम करता है और कोई आईएएस के रूप में भी काम करता है वो एक क्या है, वो मानव संसाधन के रूप में है। अपने विचार का प्रयोग, अपने जो स्किल है, कोई कौशल है, उसका प्रयोग। तो मानव संसाधन विकास का मतलब है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्किल जो है उसमें सुधार किया जाए ताकि मनुष्यों का ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तरीके से प्रयोग हो सके। तो ये है, तो ताकि मानव का जो है वो संसाधन के रूप में ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तरीके से प्रयोग हो सके। तो अब जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, तो लोगों के पास एक अच्छी शिक्षा हो और अच्छा स्वास्थ्य हो तो लोग जो हैं वो एक बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं, जो कि लोगों को, वरना फिर वही 2 हाथ 2 पांव हैं। सभी मनुष्य दिखते भी एक जैसे से ही हैं कि हाँ सबके 2 हाथ और 2 पांव हैं, लेकिन किसी के अंदर कोई स्किल है, किसी में नहीं है। किसी में अच्छी एजुकेशन है, वो व्यक्ति और बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। तो मानव को हम रिसोर्स के रूप में कैसे उपयोग करें? तो सबसे पहले मानव का तो हमें एक बेहतरीन तरीके से विकास करना पड़ेगा। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्किल हो। आप बहुत सारे देखिएगा, ये जो बाहर से जो ये आती है कंपनियां, तो ये जब यहाँ के यूथ के इंटरव्यू लेती है, बहुत बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। बाहर की कंपनियां ये कहती है कि जो इंडियन यूथ है, जो भारतीय युवा है, 70 से 80% युवा केवल डिग्रीधारी हैं। उनके पास कोई स्किल नहीं है, उनके पास सिर्फ एक डिग्री है, चाहे बीए, बीटेक, ये बीएससी, जो भी डिग्री है, कि सिर्फ इनके पास डिग्रियां हैं उस योग्यता के लिए, लेकिन वो जो काम है वो करने की इनके पास में स्किल नहीं है। तो ये एक कमी है ना कि स्किल जो है वो डेवलपमेंट की जाए मानव के अंदर, तब वो जो मानव है वो एक बहुमूल्य जो है एक रिसोर्स के रूप में प्रयोग हो सकता है। तो ये होता है, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना ही मानव संसाधन विकास कहलाता है। अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी स्किल है, उनको नई नई जो चीजें हैं वो सिखाई जाए। क्या आप जानते हैं कि मानव संसाधन क्या होता है? से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक और शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, लेकिन इतना होते हुए इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता जो है करती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मानव को हम संसाधन के रूप में नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि जब मानव जो संसाधन है और एक अच्छा स्किल वाला, एक अच्छी योग्यता वाला जो मनुष्य है, वो भौतिक जो पदार्थ है उनको भी एक अच्छा संसाधन बनाने में
जो है वो सपोर्ट करता है, सहायक होता है। अब मनुष्य के अंदर ही कोई स्किल नहीं होगी तो कैसे नए नए आविष्कार होंगे, कैसे नई नई जो है वो बहुत सी चीजें हैं वो बन के हमारे सामने आएगी। तो ये चीजें हैं। अब आता है संसाधन संरक्षण। और एक ये सतत पोषणीय विकास क्या होता है? संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। इसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास, कि संसाधनों का हमें सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट गए। वहां पर न तो छाया थी, न ही कुछ जो है चीजें खाने पीने के लिए। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। यह देखिए, इस लाइन के अंदर नवीकरणीय और अनवीकरणीय का अर्थ भी छिपा हुआ है। कि नवीकरणीय जो संसाधन तो क्या थे, जो लगातार निर्मित होते रहते हैं, लगातार हम जिनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उनके प्रति भी सतर्क नहीं रहे तो भी वे मिलना मुश्किल हो सकते हैं। और अनवीकरणीय तो वो है जिनका दोबारा निर्माण हो ही नहीं सकता, वो तो समाप्त हो गया। जिनके भंडार सीमित हैं तो वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। अम्मा ने उत्तर दिया, आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना। अब ये जो अम्मा भी दुखी हो गई कि बच्चे जब देखो अम्मा ये बताओ, अम्मा ये बताओ, तो अम्मा ने कह दिया, आप अपने दोस्तों से पूछो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे घर का काम भी करना है। तो संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, यही चीज कहलाती है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो ये जो चीज है, ये है सतत पोषणीय विकास। तो संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। तो ये बाकी अभी छोटी छोटी चीजें हैं। और जैसे मान लीजिए कोई भी पेज है, कागज है, तो उसको हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि किससे बनते हैं? पेड़ों से बनते हैं। तो कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। तो ये चीजें हैं कि हमें सावधानी से जो है वो संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा कि हम सब मिलकर के अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों के लिए है, उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? तो हमें जो नेचुरल जो भी रिसोर्सेज हैं, हमें उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, संसाधनों का। अब जैसे घर के अंदर लाइट भी जो है, जो बिजली जलती है, अगर जेब से पैसा देना पड़ रहा है तो लोग रूम से बाहर निकलते ही लाइट को ऑफ कर देंगे। लेकिन पता है कि सरकार की तरफ से पैसा चल रहा है या कोई सरकारी ऑफिस है, तो वहां लोग लाइट बंद करना, ये जैसे पंखे वगैरह, तो इनको बंद करने पे कि हम इनको बंद कर दें जब कोई अंदर बैठा नहीं है, तो इस चीज पे ध्यान नहीं देते। तो चीज अपनी हो चाहे सरकार की हो, और जो सरकार की है वो भी वैसे अपनी ही है, क्योंकि जो जनता का पैसा है उसी से ही ये चीजें सरकार बनाती है। ये जो बिल भी भरेगी सरकार, तो कहां से भरेगी? जनता के पैसे से ही। तो हमें इन चीजों का जो है वो सदुपयोग करना चाहिए, और जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करना चाहिए। तो हमारा कर्तव्य क्या है? सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए,
प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो अब ये सतत पोषण आपने क्या देख लिया, जीवन की विविधता यानी जैव विविधता है उसको संरक्षित किया जाए। बहुत सारे जैव विविधता के स्थल होते हैं, तो जब वो स्थलों की एक पहचान हो जाती है कि हाँ ये जैव विविधता वाला बायोडाइवर्सिटी वाला स्थल है, तो उसके लिए विशेष संरक्षण किया जाता है कि वहां कोई हेरफेर ना हो, मानवीय हस्तक्षेप उस स्थान पर नहीं हो। तो ये बाकी सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं कि इनकी देखभाल करनी चाहिए, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये आपका चैप्टर हो गया ये पहला। और ये 3 प्रश्न है इसमें। तो आज के चैप्टर में काम की चीजें क्या क्या है आपके लिए, एक तो संसाधन होते क्या क्या है, उसके बाद में संसाधनों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बाद में नेचुरल 2 भागों में देखा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उसके बाद में हमने देखे मानव निर्मित संसाधन, जैसे पुल वगैरह, सड़कें, ये सब मानव निर्मित संसाधन है। और तीसरा है कि मानव स्वयं एक संसाधन के रूप में कैसे है। उसके बाद हमें इन संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए और इनको बनाए रखने के लिए, इनको संरक्षित बनाए रखने जो है संरक्षित रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये चीजें हैं। अब प्रश्न आते हैं कि सही उत्तर पर निशान लगाइए। कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, और कथन पूरा कीजिए। अब क्या होगा इसका सोचिए आप कि कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। उपयोगिता क्या निर्धारित नहीं करती संसाधन को, क्या जो मूल्य है वो संसाधन को निर्धारित नहीं करता, या जो मात्रा है वो संसाधन को निर्धारित नहीं करती। तो सबसे पहला है कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता। अब आप सोच लीजिए इनका। देखिए, उपयोगिता निर्धारित करती है, मूल्य भी निर्धारित करता है। यह मात्रा संसाधन को निर्धारित नहीं करता कि वो संसाधन है या नहीं है। यह मात्रा डिसाइड नहीं करेगी, मूल्य डिसाइड करेगा, और उसकी उपयोगिता क्या है उसके आधार पर डिसाइड होगा कि वो संसाधन है या नहीं है। मात्रा से क्या फर्क पड़ेगा, कम है या ज्यादा है, उससे डिसाइड नहीं होगा ना। कि अब जैसे जो पेट्रोल है, अब है वो कम है, मात्रा उसकी कमी है, जैसे समय के साथ में वो समाप्ति हो रहा है और आने वाले कई वर्षों के अंदर वो चीजें पूरी तरह से समाप्ति हो जाएगी। तो मात्रा डिसाइड नहीं कर रही है उस वस्तु का मूल्य है या नहीं है, वो उपयोगी है या नहीं है। तो ये चीज जो डिसाइड करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मात्रा, क्योंकि ये डिसाइड नहीं करता। कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। अब ये क्षय है झरने का जल, क्या ये मानव निर्मित है क्या। उष्णकटिबंधीय वन, क्या ये मानव निर्मित है क्या। और कैंसर उपचार की औषधियां, ये है ना मानव निर्मित। तो क्या हो जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, क्या मनुष्यों द्वारा निर्मित होते हैं या निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न, सीमित भंडार वाले होते हैं। यह हो गया कै। तो ये 3 प्रश्न आपके हो गए इसमें। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पहले क्वेश्चन के अंदर आपके आंसर दिमाग में क्लिक नहीं हुआ होगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में तुरंत क्लिक नहीं हुआ होगा कि इन तीनों में से क्या होगा, क्योंकि आपको तीनों एक जैसे से लगे। क्या देखने में तो सारे ही सही लग रहे हैं, और ये सब इनके नाम कहीं ना कहीं आए हैं चैप्टर में। तो ये है कि क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी। अब सेकंड चैप्टर है, ये भी हम कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट चैप्टर इसमें करेंगे या नेक्स्ट में करेंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले सेकंड पूरा करेंगे। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो क्या है इसमें। यह अफ्रीका का देश है तंजानिया के एक छोटे गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। यह नाम है किसी का। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है, वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी मां का हाथ बंटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोंपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है,
जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता क्यों है? उस भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण। और इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण है इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता। तो ये जो अंतर है कि एक के अंदर इतनी मेहनत करने के बाद में भी उनके साल भर की आवश्यकताएं जो है वो पूरी नहीं होती, जबकि दूसरे स्थान पर देख रहे हैं कि वो उनकी आवश्यकताएं पूरी है, जो नए कोई विज्ञान, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही निवास करती है? से 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। तो ये क्या कह रहा है कि विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो कहां निवास करती है? भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर। तो बाकी का 70% भाग जो है वहां विरल जनसंख्या, मतलब बिखरी बिखरी सी ऐसी जनसंख्या है, या वह निर्जन है, कोई वहां पर नहीं है। तो कितनी परसेंट की विश्व की जो भूमि है उसके कितने परसेंट भाग पर है? 30% भाग पर। तो बाकी जो 70% भूमि क्षेत्र जो है वो बिखरे बिखरे से इस तरह से हैं। तो सबसे पहला भूमि आता है। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़, स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र और सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल या निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए यह स्थान विश्व के सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। तो क्या कह रहे हैं ये कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके अंदर भूमि भी शामिल है, और जो भूपृष्ठ है उसका लगभग 30% भाग है वो भूमि है। और इस भूमि के भी जो सारे भाग हैं वो रहने के योग्य नहीं है, इस 30% के भी। क्यों? क्योंकि जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान पाया जाता है। देखिए, विश्व के अंदर जो पृथ्वी है, पृथ्वी के लगभग 70% भाग पे पानी है और 30% भाग पे जो ये भूमि है। तो अब इसके अंदर भी सारे स्थान जो है वो रहने के योग्य नहीं है, क्योंकि जो उबड़ खाबड़ या स्थलाकृति जो ये पहाड़ पर्वत वगैरह है, जलाक्रांत का मतलब जहां जल बहुत ज्यादा आता हो, निम्न क्षेत्र जो पानी बार बार भरता हो, मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो ये जो, या फिर सघन वन, बहुत ज्यादा वन हो, तो ऐसे स्थान जो है वो विरल या निर्जन ही है, या रहते भी होंगे तो बहुत कम लोग रहते हैं। उर्वर मैदान और नदी घाटियों में उपयुक्त भूमि उपलब्ध होती है, इसलिए सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं आपको यही मिलेंगे। राजस्थान की बात करें तो आप चाहे पूर्वी राजस्थान देख लीजिए। भारत की बात करें तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है उस क्षेत्र को आप देख लीजिए। सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको यूपी, बिहार, ये इस तरफ ही देखने को मिलेगी। तो जो रहने के लिए उपयुक्त स्थान होते हैं वहां सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या होती है। भूमि का उपयोग कैसे हो सकता है? भूमि का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़क और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि का उपयोग कहते हैं। तो भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए हो सकता है? खेती के लिए हो सकता है, वनों के लिए हो सकता है, खनन के लिए है, सड़क है, उद्योग है। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं?
भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह क्या मतलब है इसका कि भूमि का उपयोग किस पर डिपेंड होता है कि वो भौतिक कारक कैसे हैं। भौतिक कारकों में कौन जो क्या होता है शामिल? जल हो जाएगा, खनिज है, जलवायु है, मृदा है, स्थलाकृति है। तो इन चीजों पर डिपेंड होता है कि उस भूमि का उपयोग कैसे हो सकता है। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। तो जैसे मान लीजिए भौतिक कारकों के द्वारा ये भौतिक कारक इजीली उपलब्ध हो, ज्यादा से ज्यादा जल हो, खनिज हो, अच्छी जलवायु हो, अच्छी मृदा हो, और स्थलाकृति का मतलब जैसे मान लीजिए समतल मैदान हो, तो जनसंख्या क्या होगी? ज्यादा होगी वहां पे। तो भूमि का उपयोग, भाई लोग कहां रहेंगे? जहां वो उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं। अब कोई पहाड़ पे लोग ज्यादा रहेंगे या समतल मैदान में ज्यादा रहेंगे? भूमि वो भी है, भूमि ये भी है। पहाड़ पर लोग उतने नहीं रहेंगे जितने समतल मैदान में, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले उस भूमि का क्या उपयोग करेंगे जितना एक समतल मैदान में उपयोग हो सकता है। समतल मैदान में आप उस भूमि पर क्या कर सकते हो? खेती कर सकते हो, वन लगा सकते हो, बाग वगैरह लगा सकते हो, उद्यान लगा सकते हो, फैक्ट्री लगानी हो फैक्ट्री लगा सकते हो, ये सड़कें बनानी हो सड़कें इजीली बना सकते हो। तो ये सब चीजें जो है कहां हो सकती है? तो ये डिपेंड करती है क्या कि भूमि का उपयोग कैसे होगा, कितना होगा। किस पर डिपेंड है? भौतिक कारकों पर। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। तो सामुदायिक संपत्ति होती है, उस पर किसी एक व्यक्ति का जो है वो नहीं होता, स्वामित्व पूरे समुदाय का होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई खेत किसी का गांव में निजी रूप से है, वो उसकी एक निजी संपत्ति है, और एक भूमि वो है कि किसी की नहीं है, पर्टिकुलर कोई व्यक्ति की नहीं है, वो एक प्रकार से कोई भी उसका उपयोग कर सकता है। तो इसको साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। भाई भूमि तो उतनी रहेगी जितनी है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। तो लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने के लिए, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। ये क्या मतलब हुआ इन चीजों का? देखिए भूमि क्या है भाई, कि कितने परसेंट भाग पे भूमि है? तो हमने देखा 30% भाग जो है वो भूमि वाला है, या आप जिसको जमीन कह लो चाहिए। अब भूमि के अंदर भी 30% जो भूमि है वो भी सारा भाग उपयोग में नहीं हो सकता। कहीं पर्वत है, कहीं कैसी चीजें हैं, सारा प्रयोग नहीं आ सकती भूमि वो। अब उसके अंदर भी जो भूमि मनुष्य उपयोग में ले रहा है उसका भी वो उसका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान लीजिए अपने उपयोग के लिए मनुष्य बांध बना रहा है, नदियों का मार्ग जो है उसको वो चेंज कर रहा है, बदल रहा है। तो इसके कारण स्थिति क्या होती है? बाढ़ की स्थिति आती है। अब जैसे ये उत्तराखंड हो गए, ये इस साइड में आप जो बांध बन रहे हैं बहुत बार उनका विरोध होता है, अभी भी विरोध हो रहा है कि साहब ये जो बांध बन रहे हैं ये नेचर के खिलाफ हैं, बहुत ज्यादा गलत हैं। इसकी वजह से कभी भी बाढ़ आ सकती है, और अगर बाढ़ आई तो इतने गांव और इतने हजारों लाखों की संख्या में लोग जो है वो मारे जाएंगे, पानी के साथ बह जाएंगे। तो एक वो हो गया ना उसका दुरुपयोग। अब मानव उपयोग कर रहा है कि अपने लिए, स्वयं के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेचर के विरुद्ध है उस भूमि का प्रयोग। मृदा का अपरदन जैसी चीजें हैं, भूस्खलन, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ये जैसे ये मरुस्थलीकरण है,
यह हमें देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें हैं। अब ये चित्रों में दिखाया गया है कि कैसे, देखिए 1 नंबर चित्र में देखिए ऊपर, फिर 2 नंबर में, फिर 3 नंबर में और फिर 4 नंबर में। तो कैसे भूमि उपयोग में समय के अनुसार जो है वो परिवर्तन हो रहा है। भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे हम प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक, तो आदि भूमि संरक्षण के लिए जो है कुछ सामान्य तरीके हैं। तो अतिचारण से भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए भेड़ है, पशु हैं, गाय भैंस है, बहुत ज्यादा अगर चारण जहां जिस स्थान पे करवाया जाता है तो जो इनके जो पांव के जो खुर होते हैं उनके कारण वो जमीन धीरे धीरे वहां से सॉफ्ट होती जाती है और फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भूमि जाती है। मरुस्थलीकरण जो पश्चिम से पूर्व की हो रहा है जो राजस्थान में, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है। तो अतिचारण पर रोक होनी चाहिए। रासायनिक कीटनाशक है उनका उपयोग कम से कम करना चाहिए। उर्वरकों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। वन ज्यादा से ज्यादा हमें लगाना चाहिए, तो वो भूमि संरक्षित रहेगी। तो ये सब चीजें हैं। अब आती है मृदा क्या होती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत जो है उसको हम मृदा कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। भाई भूमि के ऊपर ही तो होती है मृदा। ये तो हमने सारी भूमि की बात कर ली। अब जैसे 30% भूमि है तो उस भूमि के अंदर तो सारे स्थान आ गए, चाहे पठार हो, चाहे पर्वत हो, कुछ भी हो। और मृदा क्या हर जगह पाई जाएगी? मृदा की जो मात्रा है और किसको हम मृदा कहते हैं, तो मृदा भूमि पर ही पाई जाएगी। और इसके भी मृदा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। फिर मृदा के पृष्ठ पर, ये पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली जो परत है उसको ही हम मृदा या मिट्टी कहते हैं। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है और यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। तो अपक्षय और अपरदन ये क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूं। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो मिट्टी के भी आपने मृदा के अलग अलग प्रकार देखे हैं। अब आप जैसे मान लीजिए अगर पश्चिमी रेगिस्तान की बात करें, यहां आपको बालू मिट्टी दिखाई देगी। पूर्वी राजस्थान की बात करें, वहां अलग मिट्टी है। हाड़ौती प्रदेश में अलग मिट्टी है। कोई मिट्टी किसी जो है इसके किसी फसल के लिए लाभदायक है, कोई मिट्टी किसी फसल के लिए लाभदायक होती है। तो वो मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो ये निर्माण होता है जो खनिज वगैरह हैं, जो चट्टान है, ये इनके अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा खनिजों और जैव पदार्थों का जो सही मिश्रण होता है वही मृदा को उपजाऊ बनाएगा। तो अपक्षय क्या होता है? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों, मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और क्षय होना। तो आपको मैंने बता दिया था कि जैसे एक ही स्थान पर चट्टानें वगैरह जो टूटती है वो चीज क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। तो अब ये चित्र में है हुमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा जो है, फिर ये बालूगाद क्ले के साथ उपमृदा, फिर ये अपक्षित चट्टानी पदार्थ, ये जनक चट्टानें की मैन चट्टानी ये है। फिर धीरे धीरे ऊपर किस प्रकार से जो है वो मृदा का निर्माण होता है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं।
तो ये है कि मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो ये एग्जाम में बहुत अक्सर बार बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी में से क्वेश्चन बनेगा अगर बनेगा तो। जैसे जलवायु है, तापमान है, वर्षा, अपक्षय, हुमस। हुमस क्या होता है, जो जीव जंतु पेड़ पौधे जब पृथ्वी में नीचे दब जाते हैं तो उस समय के साथ साथ में जो उनका निर्माण होता है हम एक उपयोग के रूप में, तो वो होता है हुमस का निर्माण। तो ये उसको हुमस कहते हैं। और तो ये चीजें प्रभावित करती है। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। देखिए मृदा परिच्छेदिका क्या होता है, जो अभी ऊपर एक डायग्राम था कि भूमि का जो ये मृदा की सबसे ऊपरी सतह जो होती है वहां से लेकर के जो बेसिक उसके आधारभूत चट्टान है, ऊपरी सतह से लेकर के और इसके आधारभूत चट्टान तक, ये जो इसका ऊर्ध्वाधर काट है, इसी काट को ही हम कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। और फिर वो जो अलग अलग परतें हैं उसमें थी, उनको हम क्या कहते हैं, मृदा संस्तर कहते हैं। जैसे अभी जो ये देखिए, ये है मृदा परिच्छेदिका, यानी सबसे ऊपरी सतह से लेकर के और जो उसकी बेसिक चट्टान तक, जो लास्ट तक चट्टान है, आधारभूत चट्टान, तो इसका जो ये ऊर्ध्वाधर काट है, इसी काट को ही हम कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। और ये जो परतें हैं अलग अलग, तो इनको कहा जाता है मृदा संस्तर। तो ये चीजें हैं। इसके बाद में फिर जैसे वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्म जीव हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। कितनी मात्रा है, कौन सी किसी जीवों की, क्या नहीं है। और उच्चावच तुंगता और ढाल। उच्चावच तुंगता से मतलब देखिए ये ऊंचाई से है, और ढाल जो होते हैं तो ये मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं, कितनी मात्रा होगी मृदा की। फिर जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुण धर्म, खनिज, मात्रा, और ये सब चीजें भी जो है पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। और ये इसका मतलब क्या होता है, जो है पारगम्यता। पारगम्यता, पार कितना कर सकता है उसमें, मतलब जैसे यहां मिट्टी की हम बात कर रहे हैं, तो मिट्टी के संदर्भ में पारगम्यता का मतलब है कि जल जो लिक्विड है, द्रव्य है, वो कितना उसके अंदर तक पार कर सकता है, कितना जा सकता है, ये होता है पारगम्यता। तो पारगम्यता मतलब ऐसे मिला ना, पार करने की क्षमता कितनी है उस मिट्टी के अंदर, किसी जल जो है उसमें किस तरीके से कितना अंदर तक जा सकता है, कितना फैल सकता है, पार कर सकता है। तो ये चीज कहलाती है पारगम्यता। अब आप देखते हैं कि कोई मिट्टी जो है वो ऐसी है कि वहां जल नीचे नहीं जा पा रहा, सिर्फ थोड़े से भाग पर रह जाता है। और कोई जल जो है वो, कोई मिट्टी ऐसी है कि उस पर कितना ही जल जो है ऊपर आप छोड़ दीजिए, वो सारा का सारा थोड़ी देर में जल गायब हो जाता है, तो उसकी पारगम्यता अधिक है। ये होती है पारगम्यता। तो ये सब चीजें प्रभावित करती है मृदा के निर्माण को। इसके बाद में आता है कि मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं। अब ये देखिए, इधर देखिए, भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की जो है मृदाएं हो सकती हैं। तो मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनन सेल का मतलब जो मेन बेसिक सेल है उसका स्वरूप और जलवायविक कारक है। और मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। तो ये मृदा निर्माण के कारक हैं। जनक सेल का मतलब है कि जो मेन बेसिक सेल है वो कौन सी सेल है, कौन सी चट्टान है, तो उसका स्वरूप क्या है, कैसी जलवायु है, कैसी स्थलाकृति है, जैव पदार्थों की भूमिका और कितना समय उसको लगा है, ये सब चीजें कारक किसके निर्धारित हैं, मृदा के। अब आता है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। यानी मृदा का जो अपरदन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मृदा का स्थानांतरण होता है, और क्षीणता
मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक है वनों का उन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़। तो ये सब चीजें जो है वो मृदा को कम करती है, उसको धीरे धीरे समाप्त करती है। अब संरक्षण के उपाय क्या है? सबसे पहला है मल्च बनाना। तो क्या है इसमें? पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। तो ये मल्च आपने देखी भी होगी। वैसे जो मल्च है क्या अपने आप में, एक प्लास्टिक की शीट सी होती है ये, और आप खेतों में कई बार आपको व्हाइट सी जैसे प्लास्टिक जो होता है, तो उसकी शीट सी आपको खेतों में बिछी हुई दिखी होगी। बहुत बड़े बड़े यूं इस प्रकार से जैसे खूब लंबी लंबी प्लास्टिक की शीट दिखी होगी। वो ही मल्च है, उसी को ही मल्च कहते हैं। उससे क्या होता है कि भूमि के अंदर जो नमी है वो बनी रहती है। सूर्य के ताप के कारण, क्योंकि सूर्य का ताप होगा तो भूमि के अंदर जो नमी है, जो आर्द्रता है वो कम हो जाएगी, जल का वाष्पीकरण हो जाएगा। तो उस आर्द्रता को बनाए रखने के लिए, उस नमी को बनाए रखने के लिए ये जो प्लास्टिक की शीट बिछा दी जाती है, तो इसी चीज को ही जो है हम कहते हैं मल्च। और वो जो बिछा दी जाती है शीट, उसी को कहते हैं मल्च बनाना। तो ये चीज है। फिर ये जैसे वेदिका फार्म और समोच्च रेखीय जुताई जो है। वेदिका फार्म क्या है? चौड़े समतल सोपान और वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। तो वेदिका फार्म का पहले भी आया था इस तरह के, देखिए ये बनाए जाते हैं। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। तो ये मृदा अपरदन तो कम होता ही होता है। और ये क्या होता है? ये पृष्ठीय प्रवाह, इसको कहते हैं सरफेस फ्लो। सरफेस फ्लो यानी अब अगर मान लीजिए इस तरीके से ये वेदिका फार्म नहीं बनाए जाएं, स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से नहीं बनाए, तो जल जो है वो नहीं रुकेगा। तो पृष्ठीय प्रवाह का मतलब है जो जल है वो ऊपर बारिश होते ही सारा ढाल होने के कारण सारा का सारा नीचे आ जाएगा, तो ऊपर बिल्कुल भी नहीं जल जो स्टॉप होगा, नहीं रुकेगा। तो उसको ये है पृष्ठीय प्रवाह कि सरफेस फ्लो जो वो कम होगा, जल जो बह करके नीचे आ जाता है वर्षा के कारण, या जैसे ही पानी ऊपर आएगा वो ढाल के कारण नीचे आ जाएगा। जबकि हमें ऊपर सिंचाई के लिए क्या चाहिए? जल की आवश्यकता है। तो ये होता है पृष्ठीय प्रवाह, और मृदा अपरदन जो है वो इससे कम होता है। तो ये कहां बनाए जाते हैं? तीव्र ढालों पर। और ये समोच्च रेखीय जुताई जो है, ये वाला चित्र है। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। तो यह भी जल को रोकने के लिए एक इस तरीके से बनाई जाती है। तो इसमें एक ही चीज देखा कि ये समोच्च रेखा कहते किसको हैं? जो समान ऊंचाई के भागों को मिलाने वाली रेखा है उसको ही हम कहते हैं समोच्च रेखा। और इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कंटूर फार्मिंग। आप नेट पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करना कंटूर फार्मिंग, तो उसके वीडियो बनाए हुए आ जाएंगे कि किस प्रकार से कंटूर फार्मिंग होती है। वो जो फार्मिंग की जा रही है, खेती की जा रही है, उसके वीडियो बने हुए आ जाएंगे कि देखिए ये कंटूर फार्मिंग है। तो एक ढाल में समोच्च रेखाओं के समानांतर समान ऊंचाई के भागों को मिलाते हुए इस प्रकार से जो है ये खेती की जाती है। तो उससे जो पानी है वो भी रुकता है और मिट्टी जो है उसका बहाव भी रुकेगा। तो ये इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, कंटूर फार्मिंग। इसके बाद में आती है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो वृक्ष जो है वो कतारों में लगाते हैं, तो उससे भी जो मिट्टी का बहाव है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो रुकता है। तो ये कई चीजें हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मृदा के संरक्षण की विधियां कौन कौन सी है? मल्च बनाना, वेदिका फार्म, समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएं।
इसके बाद में देखिए समोच्च रेखीय रोधिकाएं क्या होती है। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए जो है वो क्या बनाई जाती है, खाइयां बनाई जाती है। अब जैसे एक ही आकार की ए और ब जो है वो क्या लीजिए, दो ट्रे, इन ट्रे के अंत में 6 छेद बनाइए और इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से भरिए। ए ट्रे की मृदा को खाली छोड़ दीजिए, जबकि ब ट्रे में गेहूं और चावल के दाने लगाइए। बाद में ब ट्रे के दाने उगकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हों। दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक एक मग जो है वो डालते हैं जल। दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले पकिंग जल को 2 अलग अलग डिब्बों में एकत्रित करें और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे से कितनी मात्रा बह गई है। तो जो बह वाला था, जहां हमने गेहूं या चावल के दाने लगाए, वहां जो है उसके अंदर मिट्टी कम बह करके गई है, जबकि ये बिल्कुल जो सिंपल वाला था इसके अंदर मिट्टी ज्यादा बह करके गई है। तो ये जो रोधिकाएं बनाते हैं हम इस प्रकार से, उसके अंदर जैसे पत्थर हो गए, घास है, मिट्टी है, इस तरह से उनको जो है वो रोधिकाएं जो है बना दी जाती है। रोधिका से मतलब क्या हो गया, मतलब एक तरह से बैरियर, ताकि जल जो है वो रुके उसमें। इसके बाद में आता है चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। तो ये चट्टान बांध और बीज की फसल उगाना वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती है। तो ये सब अलग अलग तरह से है कि मृदा का कैसे संरक्षण किया जाए। इसके बाद में आता है जल। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही आरंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानव उपयोग के लिए नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% है, जिसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण यह मनुष्य की पहुंच से बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और यह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौमजल यानी भूमिगत जल के रूप में, नदियों और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में यानी ऊपर जो जल है उसके रूप में, और वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो जल के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है पिछली क्लासों में। तो ये कुछ बेसिक्स चीजें आपने ऑलरेडी ये पिछले चैप्टर में सब में कहीं ना कहीं पढ़ रखी है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण यानी वर्षा और वाह की प्रक्रियाओं के द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। इसे हम क्या कहते हैं, जल चक्र। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों और बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन में भी प्रयोग होता है। तो औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। पीने के लिए लगभग 3 लीटर, खाना बनाने में 4 लीटर, नहाने में 20 लीटर, शौचालय में 40 लीटर, वस्त्र धोने में 40 लीटर, बर्तन धोने में 20 लीटर, बागवानी में 23 लीटर। इस प्रकार से कुल जो भारतीय नागरिक औसतन एक दिन के अंदर 150 लीटर जल जो है वो खर्च कर देते हैं। तो जल कृषि उद्योग और बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है।
तो इसके कारण कि जल की कमी क्यों हो रही है, अलवणीय जल की आपूर्ति में कमी, तो जनसंख्या बढ़ रही है, नकदी फसलों की भोजन की इनकी मांग बढ़ती जा रही है, नगरीकरण हो रहा है, तो ये सब कई कारण हैं। जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांशतः अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। कि तो समस्या तो सारी जगह ही है, अफ्रीका में भी है, पश्चिमी एशिया में है, दक्षिणी एशिया है, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका वाला भाग हो गया, उत्तर पश्चिम मैक्सिको हो गया, दक्षिणी अमेरिका के भाग हो गए, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। अलवणीय जल यानी जिसमें लवण की मात्रा नहीं हो, यानी जो प्रयोग करने के योग्य है, जो पीने योग्य जल है। बाकी तो वैसे देखोगे तो इनके आसपास जो है वो क्या है, समुद्र है, लेकिन वो लवणीय जल है, वो आप पीने के काम में नहीं ले सकते। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। इनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी और वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो यह जल का अभाव जो है वो मौसमी गतिविधियों के कारण या जो वार्षिक वर्षण में विविधता, यानी कभी वर्षा कम होती है, कभी अधिक होती है, या कभी जल का ज्यादा उपयोग हो रहा है, तो ये चीजें है इसमें। अभी जैसे यमुना है, अब जैसे जल स्रोतों के संदूषण के कारण का मतलब है कि जिस तरह से उनको प्रदूषित किया जा रहा है, तो यमुना नदी वाहित मल, औद्योगिक बहिस्राव और कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। ये यमुना से मुझे वो एक सीन याद आ गया कि छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया। वो कौन सी मूवी थी, उसमें अभिषेक बच्चन था और उसका दोस्त होता है विजय राज। तो उसमें वो बड़ा जोरदार सीन है। वो कोई अनजान आदमी उसको कहता है कि भैया तुम कहाँ से आए हो? का मैं वहाँ से आया हूँ। का चलो तुम्हें जो है यहाँ पर घुमाते हैं, और ये देखो ये जो जगह है, ऐसे नाला होता है उस मूवी में, और कहता है ये जो गंगा है, कौन सी गंगा? ये है छोटी गंगा। तो कहता है दिखने में तो ये ऐसी क्यों दिख रही है? कि ये ऐसी दिख रही है तो तुम जो इसमें डुबकी लगाओ। ये बोल करके वो उसको इस नाले में डुबकी लगवा देता है। तो ये हाल है यमुना नदी के। आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों के औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। तो कि ये जल दूषित कैसे हो रहा है, तो इसके अंदर जो ये वाहित मल हैं, ये कृषि जो ये होते हैं रसायन केमिकल, इनका विसर्जन होता है। जो ये फैक्ट्रीज वगैरह होती है, उद्योग वगैरह, इनसे जो वो जल निकलता है तो वो इनको प्रदूषित बनाते हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट, धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। यानी इनके अंदर जो दूषित प्रदूषक तत्व होते हैं उनको हटा करके और फिर उस जल को आगे प्रवाहित करना चाहिए। तो मेन बात इसका जो अर्थ है वो यही है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है जल का संग्रहण। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से जो सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। यानी ये जो फुहारे से हैं तो इसको कहते हैं स्प्रिंकलर सिंचाई जो है।
वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है, जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, जहां वर्षा की कमी है, पानी की कमी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, किस प्रकार से जल जो है वो दूषित होता है, किस प्रकार से उसको संरक्षित किया जा सकता है। तो ये क्या है, इधर अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्रित करके इस जल का संग्रहण करना और विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना ही वर्षा जल का संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफी है। तो वर्षा जल का भी देखिए, संग्रहण की व्यवस्था नहीं होने के कारण भी कई बार अच्छी बारिश होती है, लेकिन फिर भी वो जल है उसका प्रयोग नहीं हो पाता और वो ऐसे ही बह जाता है वो। तो वर्षा जल के लिए पहले देखिए क्या करते थे, ये बावड़ियां, तालाब, ये इस तरह की चीजें जो होती थी, ये वर्षा जल के संग्रहण के लिए ही होती थी। अच्छी बारिश होती थी, जल इकट्ठा रहता था उसके अंदर, अब उसका उपयोग करते रहो पूरे साल भर। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हां, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छात्रों और कुर्सियों को देखते हैं? दीप छत्रों को। यह बैंत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे रेशमी स्कार्फ है, तो ये रेशम कीट से प्राप्त होता है, जो कि शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। तो बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन कहां पाए जाते हैं? स्थलमंडल में। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में। तो जैवमंडल क्या होता है, ये हमने पहले भी आपको पढ़ा दिया है, पहले हम पढ़ चुके हैं। स्थलमंडल क्या होता है, जलमंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, और इनके बीच का जुड़ा एक क्षेत्र जो है उसको हम कहते हैं जैवमंडल, जहां जीवन पाया जाता है। तो जीवन के अंदर जो प्राकृतिक वनस्पति भी आएगी और जो वन्य जीवन है वो भी आएगा। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को कहते हैं पारितंत्र। ये एक दूसरे पर निर्भर है। जीव जंतु होते हैं, वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। अब जैसे ब्रह्म कमल है, तो ये एक औषधीय बूटी होती है। क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन और इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, उनके अपमार्जन उपरांत, मतलब जैसे वो जीव जंतुओं की जैसे मान लीजिए मृत्यु हो गई, तो उनको कौन खाता है? गिद्ध खाते हैं। भाई गिद्ध क्या कहते हैं, जो मृत पशु होते हैं उनको खाने का काम करते हैं। तो इनके अपमार्जन उपरांत जो गिद्ध हैं वो किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। तो पशुओं के उपचार के लिए इन जिन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, जब उन पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो फिर उनको खाने का काम कौन करते थे? गिद्ध करते थे। तो ये जो चीजें हैं ये कहां पहुंच जाती है? गिद्धों में पहुंच जाती है, जिससे उनकी किडनी खराब होने से गिद्ध मर रहे थे। तो इन दवाइयों पर रोकने के लिए कहा जा रहा है कि इन दवाइयों का उपयोग नहीं किया जाए, और जो अब गिद्ध हैं तो उनको भी बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा जो है प्रजनन करवाया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है।
इसके बाद में आता है किलकिला, तो एक पक्षी है, किंगफिशर कहा जाता है। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण से मदद करती है। फूलों के परागण में पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों या छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। तो ये अपमार्जक क्या होता है? मतलब उसको साफ सफाई, जैसे मान लीजिए मार्केट से आप जो सर्फ की थैली लेकर के आते हैं, वो सर्फ भी क्या है? एक अपमार्जक है। क्या काम करता है? आपके जो कपड़े हैं उनकी साफ सफाई का। उसी प्रकार से जो पर्यावरण के अपमार्जक का काम करता है गिद्ध, क्योंकि मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण ये एक अपमार्जक का काम करता है। तो सारे पक्षी काम के हैं। जैसे मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है, चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसी को हम कहते हैं पारितंत्र। अब आता है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के प्रमुख प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुलम और टुंड्रा। किसको? विश्व की वनस्पति के 4 वर्गों में हम डिवाइड कर सकते हैं, वन, घास स्थल, गुलम और टुंड्रा। तो अब ये भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। तो वन तो वही होंगे ज्यादा खूब वर्षा जल की आपूर्ति होगी। जैसे जैसे आर्द्रता कम होगी, वृक्षों का आकार और उनकी जो सघनता है वो भी कम होती जाएगी। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां और गुलम उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं, क्योंकि जल चाहिए पौधों को, तो फिर वो क्या है, भूमि से जल प्राप्त करने के लिए और ज्यादा गहरी जड़ें उनकी जाती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की सतहें कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन शामिल है। तो वनस्पति कैसी होगी? ये वहां की जलवायु, वर्षा की मात्रा, भौगोलिक स्थिति, इन सब चीजों पर निर्भर करती है। तो एक गुलम भी क्या है? एक तरह की ये भी झाड़ियों का ही प्रकार है, ये भी झाड़ी है। तो पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है, तो इसके लिए भी संरक्षण की आवश्यकता है। इसके बाद आता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संरक्षण। ये एक चित्र है। सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार में वर्षा प्रचुर वन में क्षति। तो ये सुनामी के बाद की स्थिति है कि कैसे वनों को नुकसान होता है। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन में है, कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वन उन्मूलन और मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। दावानल मतलब जंगल की आग जो है वो। तो ये कई कारक हैं, जैसे वन को जो लगातार काटा जा रहा है, मृदा का जो अपरदन होता है, निर्माण कार्य किए जा रहे हैं वनों को काट काट करके, जंगल में आग लग जाती है, भूस्खलन होता है। तो कई मानव और प्राकृतिक कारक होते हैं जो
इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। तो आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जाता है। इनमें से कुछ जंतु जैसे चीता है, शेर है, हाथी है, ब्लैक बक है, ये रहा जो काला हिरण, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। तो इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर के किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियां, झील और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक होता है। तो ये बचाने के लिए प्रयास हैं। किन किन को शिकार किया जा रहा है, ये वो हैं, और कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये चीजें हैं। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने और प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है, तो उनको मारा नहीं जा सकता। उसके लिए फिर सजा भी है, वो एक अपराध माना गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इनडेजर्ट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है। यह फुल फॉर्म इसकी याद कर लेना। जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची के में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। तो CITES, तो ध्यान रखिएगा, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन डेजर्ट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। और ये जैव मंडल निश्चय क्या होता है? यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। जो एक रक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, तो उन रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जहां जैसे मान लीजिए शिकार करना या जो किसी जानवर को मारना एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जहां वनस्पति को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो चीजें कहलाकर क्या कहलाती है? जैव मंडल निश्चय। उद्देश्य क्या है? संरक्षण और विकास। किसका? जैव यानी जो वनस्पति और जीवों का। तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का एक झुंड है, ये जो फोटो आपके सामने। CITES सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणियों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं हो। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28000 जातियां रक्षित की गई हैं। पशुओं की तो 5000 और पौधों की 28000। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, परवाल, आर्किड और एलो जैसे कुछ उदाहरण हैं। तो ये है क्या? ये सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अलग अलग जो देश हैं, उन देशों के मध्य किस चीज के लिए प्रयास है कि जो प्राणी और पौधे हैं उनकी रक्षा की जाए।
और कई जो ऐसे प्राणी या पौधे हैं जिनको रिस्क है, तो उनको बचाने के प्रयास किए जाएं या उनका शिकार नहीं किया जाए। तो ये है CITES। तो ये सेकंड चैप्टर जो है ये आपका इसमें कंप्लीट होता है। अब ये प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का नहीं है, कौन सा कारक? निम्न में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो अब ये देखिए क्या है इसमें। तो क्या होगा, कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? समय होता है, जैव पदार्थ होता है, लेकिन यह मृदा का गठन जैसा कुछ नहीं होता, तो ये क्षय हो जाएगा। कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वैदिकाकृषि है। कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? बल्ब को बंद कर देंगे जब आवश्यकता ना हो तो भी नेचर का जो है क्या होगा, संरक्षण होगा, बिजली बचा रहे हैं। नल के उपयोग के बाद तुरंत उसको बंद कर देना चाहिए, तो यह भी संरक्षण है। तीसरा है, खरीदारी के बाद पॉली बैग को नष्ट कर देना चाहिए। जो पॉली बैग यानी जो पॉलीथीन की थैलियां हैं, तो देखिए वो नष्ट होगी कैसे? नष्ट हो नहीं सकती, पहली बात तो ये है। नष्ट भी करोगे तो क्या करोगे, उसके आग लगाओगे, जलाओगे उसको, तो भी उससे वातावरण जो है प्रदूषित होगा। तो ये 100 साल भी अगर जमीन में पड़ी रहेगी पॉलीपैक, तो ये नष्ट नहीं होती है। और जो गाय वगैरह है, ये पशुओं के मरने का कारण भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इनके पेट के अंदर ये जब कुछ इधर उधर खाते रहते हैं, तो ये पॉलीथीन की थैलियां भी इनके पेट में इकट्ठी हो जाती है और तो समस्याएं क्रिएट करती है। तो पॉलीपैक को नष्ट करोगे कैसे आप? तो वो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। नष्ट भी करोगे, अगर आग भी लगाते हो तो भी वातावरण जो है प्रदूषित होता है। सही उत्तर हो जाएगा क्षय। खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। बड़े धांसू और खतरनाक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर। इसके बाद आता है भूमि उपयोग, ह्यूमस, चट्टान बांध और जैव मंडल। तो अब देखिए भूमि उपयोग का क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। भूमि का उत्पादनकारी उपयोग ये हो गया। ह्यूमस क्या होता है, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। चट्टान बांध होता है मृदा अपरदन को रोकना। और जैव मंडल क्या है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र। और ये पांचवा जो है ये ऐसे ही एक्स्ट्रा इन्होंने दिया है। तो ये 8वीं क्लास की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी है उसका सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो इन वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी बड़ा है, काफ़ी ऊर्जा से संबंधित है, तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। काफ़ी चीज़ें उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये खनिज और शक्ति संसाधन से संबंधित है, तो ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।